हाँ, मैं कह रहा हूँ कि करियर क्या होता है। वी आर लाइव। ओके, शी डिड नॉट से। अस्सलाम वालेकुम, वी आर लाइव फ्रॉम फास्ट फैसलाबाद फेसबुक पेज। आज का टॉपिक करियर काउंसलिंग है। हमारे साथ इब्राहिम तारिक हैं। ही इज अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट बाय एजुकेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करियर से रिलेटेड जो कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली करियर काउंसलिंग का थोड़ा सा फुकदान है। ख़ास तौर पे जो छोटे शहर हैं हमारे पास, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो अपने उनके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं और वो किन बेसिस पे ऑप्शंस ऑप्ट करें। उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, जो कि हम भी सुनते हैं और मैं भी सुनता आ रहा हूँ बचपन से, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि किसी भी खानदान में बच्चा जब आगे जाता है हायर एजुकेशन के लिए, तो या तो वो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा, या ही विल बी अ डिस्ग्रेस टू द होल फैमिली, राइट। और उसके अंदर कुछ एक दो और प्रोफेशंस की एक्सेप्शन है। तो और बहुत सारे ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होता। तो आज का जो सेशन है, हमने करियर काउंसलिंग का इसीलिए अरेंज किया है, ताकि हम उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर कर सकें जो वो जानना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों में से जो उनसे कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे, और ख़ास तौर पे इस टाइम पे पेंडेमिक है, तो आप लोग घर से भी नहीं बाहर जा सकते, तो होपफुली बाय सिटिंग एट होम यू वुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी इन माइंड। तो फील फ्री टू कमेंट योर क्वेश्चंस, वी विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। इब्राहिम भाई आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। इब्राहिम भाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये करियर क्या होता है और इसको सही करियर को चूज करना जरूरी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच मुगीस मुझे लाइव लेने के लिए एंड आस्किंग मी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक जो कि मेरा फेवरेट भी है बिकॉज मैंने क्रॉस पाकिस्तान अबाउट 65-70 सिटीज़ में काम किया, हर एज के लोगों के साथ काम किया, यूथ के साथ भी काम किया, स्टूडेंट्स के साथ भी किया है। तो ये बड़ा मेरा एक पर्सनल पेन पॉइंट भी है जब मैं लोगों से मिलता हूँ। ज़रूरी नहीं वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लेकिन वो किसी ऐसी फील्ड में जा चुके हैं जहाँ पे वो खुश नहीं है। सो आई रियली लाइक दिस। एक इसी तरह से जो है हम बात कर रहे हैं, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा करियर, इसको मैं क्लब करूँगा एक और चीज़ के साथ, करियर और प्रोफेशन। मैं आपसे पूछूं मुझे आपका प्रोफेशन क्या है, या मैं आपसे पूछूं आप किस करियर में हो, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे ये चीज़ मेरे उस्ताद ने, मेरे टीचर ने, आई थिंक मैं जब सेकेंड ईयर में था तो उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि हर वो काम मतलब अगर आपने कोई काम किसी एक फील्ड में बॉटम से शुरू किया और आप उसी फील्ड के टॉप तक जाते हैं, उसी में एक्सेल करते हैं, तो डेट इज़ योर करियर। लेकिन अगर आप स्विच करते हैं, हिप हॉप करते हैं, मतलब आप जॉब हॉप भी करते हो, एक एक फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स में कुछ टाइम लगाया, कुछ टाइम फाइनेंस में लगाया आपने, फॉर एग्जांपल उसके बाद कुछ जनरल मैनेजमेंट में चले गए, सो वो प्रोफेशन है। So anything that you do short term is profession. Anything that you do long term, starting from the bottom going to the top, your that is your आप कह सकते हैं कि your career. सो इसलिए जो करियर है उसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि आप जो है वो फील्ड, वो उस फील्ड में, उस डोमेन में जिसमें आप स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरेटिकली भी वहीं से स्टार्ट करें। आइडियली अच्छा है कि ऑन पेपर भी आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, जिसको हम डिग्री का नाम देते हैं, और उसके बाद जो है उसमें आप एक्सेल करें और उसमें आप एक अथॉरिटी बने, और अगर अथॉरिटी नहीं भी बनते, एक एक्सपीरियंस पर्सन बनते हैं, तो डेट इज़ करियर फॉर मी। और इसकी सबसे ज़्यादा जो इसका, जिस तरह आपने देखा होगा, हमने भी बचपन में पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, तो करियर का जो सबसे उसका क्लोज वर्ड है वो कैरियर है। जो हम कहते हैं कैरियर सर्विसेज, इंटरनेट कैरियर, मोबाइल कैरियर, गाड़ी में कैरियर्स होते हैं, यू नो। सो आपका जो करियर है वो आपका कैरियर होता है, वो आपको कैरी करता है कि आप कितना ज़िंदगी में आगे जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, या मीडियोकर रहेंगे या एक्सेल करेंगे। सो मेरे नज़दीक करियर जो है वो एक ये चीज़ है, और उसका डेट इज़ लाइक अ कैरियर फॉर योर लाइफ। हम अक्सर बोलते हुए करियर को भी कैरियर ही कह रहे होते हैं, मेरी गलती, मेरे उस्ताद ने निकाली थी, बट आई थिंक दे बोथ गो साइड बाय साइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इब्राहिम भाई, इसमें एक और चीज़ है कि एज भी कुछ हद तक मैटर करती है कि आप अपनी लाइफ में किस टाइम पे डिसाइड करते हैं कि आपने कौन कौन से छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको अपने करंट पाथ के ऊपर लेके आए होते हैं। तो आइडियल एज, ये जो डिसीजंस हैं, ये कहाँ, किस एज से शुरू होते हैं, कौन से लाइफ डिसीजंस होते हैं जहाँ से आप करियर की तरफ अपना जाना शुरू करते हैं।
अच्छा, आइडियली तो वो आपकी एज होती है जब आप 9th या 10th में या ओ लेवल्स में स्टेपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें आयरनी ये है कि उस डिसीजन मेकिंग में आपका मेरा कोई रोल नहीं होता। अगर आप और मैं वो बच्चे हैं जिसकी लेट्स से नेक्स्ट सेमेस्टर से या नेक्स्ट सीजन सेशन में हमारे हमने ओ लेवल्स में जाना है, O1 में, या हमने 9th में जाना है, तो ये काफ़ी हद तक फैसला पाकिस्तान में मेजॉरिटी केसेस में जो है 90-95% जो है शायद वो पेरेंट्स या एल्डर्स करते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सबसे राइट एज है वो है, क्योंकि आपने 9th और 10th में या ओ लेवल में डिसाइड किया होता है आपके मेजर्स क्या होंगे, साइंस होगी, कंप्यूटर होगी या बायो होगी। फिर आप उसी की बेस पे अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिसाइड करते हैं और देन अगेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सो आप यूनिवर्सिटी में आके किसी को करियर काउंसलिंग नहीं करा सकते। आप इंटर के बाद किसी को करियर को काउंसलिंग नहीं बता सकते या ई लेवल्स के बाद। रीज़न बिंग आप बता सकते हैं, उसको फ़ायदा भी होगा, लेकिन वो फिर बहुत रिलक्टेंट हो जाएगा बच्चा या बच्ची कि मैं जो हूँ अगर आप स्विच करूँगा तो फिर एक फैमिली प्रेशर आता है, एक सोशल प्रेशर आता है कि इतना टाइम लगा, इतने पैसे लगे, अब तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो। तो जो उसका सबसे राइट टाइम है मेरे नज़दीक, वो 7th या 8th क्लास की एंडिंग पे है, ताकि बच्चा जो है उस ऑप्शन को उस तरह से एक्सप्लोर करे और अपने मैट्रिक में या ओ लेवल्स में वही सब्जेक्ट्स ले जिनको आगे वो कैरी फॉरवर्ड करे अपने ए लेवल्स में या इंटरमीडिएट में, एंड देन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो जो हमने ट्रेंड देखा है मोस्टली वो यही करते हैं हमारे पास, और हमने भी यही किया था। वो ये था कि हम मैट्रिक के अंदर हम वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसकी बेसिस पे हमारे कोई ऑप्शंस क्लोज ना हो। जिस तरह से अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हैं तो फिर आपके पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन ओपन रहता है, आप बाद में इंटर में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इंटर में भी चेंज नहीं करते, आप उसमें भी प्री मेडिकल पढ़ते हैं, तो उसके बाद में आप फिर मैथ्स लेके इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और फिर आर्ट्स और जो बाकी डिग्रीज हैं उन सारों को एक नीचे रखा जाता है। सबसे टॉप पे हम MBBS और उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग को रखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि 12th तक हम अपनी सारी ऑप्शंस ओपन रखें, और हम तब तक सोचते ही नहीं है कि हमारा एक्चुअल जो सा गोल क्या है। वो देखते हैं कि यार जब 12वीं हो जाएगी तो तब देखेंगे कि भाई कहाँ पे एडमिशन हो रहा है, कहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा, और वहाँ पे उस टाइम पे डायनामिक्स क्या है। तो कोई और फैक्टर भी होना चाहिए इस टाइम पे वो सब्जेक्ट डिसाइड करते हुए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जिसका भी मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, वो आपकी और मेरी एज अ स्टूडेंट हमारी राय, हमारी ओपिनियन होनी चाहिए। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पेरेंट्स जो है मोस्टली हमारे लिए डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट्स, और वो एग्जैक्ट इसी पैरामीटर्स पे करते हैं जो आपने भी बताया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पेरेंट्स का मोस्टली जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, या वो फ्रेंड सर्कल होता है या रिलेटिव होते हैं कि किसी कज़न ने ये पढ़ा था तो अब इतना कमा रहा है या कमा रही है, किसी कोई डॉक्टर बना था बनी थी, या फैमिली में इनहेरिटेड एक करियर चला आ रहा है कि जी सारे ही डॉक्टर हैं या सारे ही इंजीनियर हैं, राइट। अच्छा, जो ऑप्शंस ओपन रखने की बात आपने की, उस वो भी देखें। हम हमारे ना थोड़ा सा खमीर को अगर आप देखें पाकिस्तानियों को, तो हम सेफ प्ले करते हैं। हम आज भी लोगों से बात करते हुए डायरेक्ट नहीं बताते कि मुझे आप में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, या मुझे आपकी कौन सी आदत बुरी लग रही है। हम सेफ प्ले करते हैं डिप्लोमेटिकली। मैं आपको कुछ बात कहूँगा, दूसरे बंदे को आप ही की उसी बात का कोई और जवाब दूंगा। सो सेम इज विद करियर एज वेल। हम लोग क्या करते हैं कि वो जिस तरह आपने कहा, हम अपने करियर ऑप्शंस ओपन रखते हैं। अच्छा, इसमें प्रायोरिटी में जो आपने सबसे बड़ा जो इशू है, प्रायोरिटी आपकी कुछ भी हो, आप आर्ट्स को सबसे ऊपर ले आओ, आप MBBS को सबसे ऊपर ले आओ, दैट्स नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न इज कि जिस बच्चे ने या बच्ची ने इस प्रोसेस से गुजरना है, वो बच्चा जो है वो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे शामिल हो सकता है। तो मेरे लिए, मेरे नज़दीक वो सबसे की पैरामीटर है, और वो अगर शामिल हो रहा है तो किन बेसिस पे भी हो रहा है। सबसे बड़ा फिर एक मसला ये भी है कि आप बच्चों से पूछ लें क्या करना है, जी आप बता दें, आप बड़े हैं। सो बच्चों के पास अपनी भी इंफॉर्मेशन या अपना भी नॉलेज नहीं होता, जो कि मुझे एक थोड़ा सा बुरा भी लगता है पॉइंट। आजकल के बच्चे के पास इंटरनेट का इतना इजी एक्सेस है, इवन स्कूल के बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, उनके पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, लिंक्डइन तो नहीं पर ट्विटर, सारी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप। लेकिन वो अपने करियर के बारे में उस तरह से जो है वो रिसर्च नहीं करते, या अपने स्किल्स को या अपनी पर्सनैलिटी टाइप को इन्हेंस करने के लिए या उसको सिर्फ जानने के लिए जो है वो कोशिश नहीं करते। सो आई थिंक इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बच्चे का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और उस प्रोसेस के साथ जो है उनका अपना इंटरेस्ट के वो जो शामिल हो रहे हैं कि मैं ये फील्ड में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसकी रीजंस क्या है, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू इब्राहिम भाई।
बिफोर वी प्रोसीड चंद क्वेश्चंस आए हैं जो कि एडमिशन से रिलेटेड हैं। तो मैं ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि आज हम एडमिशन से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम करियर काउंसलिंग से कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यू हैव आस्क्ड तो फिर मैं ब्रीफली आप लोगों को आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमजा अहमद का है, वो पूछ रहे हैं कि फास्ट लाहौर में उन्होंने प्रेफरेंस रखी थी, अब वो फास्ट फैसलाबाद में अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं। हमजा आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप admissions.cfd@nu.edu.pk पे ईमेल कर दें और वहाँ पे अपनी जो ARN नंबर है वो शेयर करें और बताएं कि आप अपनी प्रेफरेंस जो है लाहौर कैंपस से फैसलाबाद कैंपस पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपका वहाँ पे प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। द सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ हसन मुनीर, ही सेज कैन आई गो टू सिलिकॉन वैली? ऑब्वियसली हसन मुनीर, अगर आपके पास वीज़ा है तो ठीक है, चले जाओ। तो वो भी, और दूसरी बात ये है, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और आपके पास पैशन है और आपके पास कोई स्किल सेट है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। वीज़ा डेफिनेटली आपका कैरियर होगा, लेकिन करियर के लिए आपका इस काबिल होना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल, आपका आइडिया, आपका पैशन इम्पोर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सुफियान अकबर, ही इज आस्किंग कि उनका 66% एग्रीगेट है तो उनको BScs में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। सुफियान, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हर साल जो एग्रीगेट है वो डिफरेंट बनता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और उनके जो से अपने मार्क्स क्या हैं, तो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। सेकेंडली, यू नॉट मेंशन द कैंपस, किस कैंपस के लिए आप बोल रहे हैं। शेख उस्मान आमिर, आपका क्वेश्चन है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एडमिन यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे कमेंट कर दें जो फ़ीस स्ट्रक्चर का लिंक है। मुख्तलिफ डिग्रीज़ का उन्होंने BScs मेंशन किया हुआ, तो BScs का फ़ीस स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। दिलशाद अकरम का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि मैं हाफ फी अफोर्ड कर सकता हूँ और बाकी हाफ के लिए लोन का क्या प्रोसेस होगा। दिलशाद, उसका प्रोसेस ये है कि यह फास्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर करता है। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करना होगा, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स आपसे मांगे जाते हैं, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, आपके यूटिलिटी बिल्स की कुछ कॉपीज़ मांगी जाती हैं, तो वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्म फिल करें और घर बैठे बैठे ही आप उसको सबमिट करवाएं। Other than that, yes, Azim has a question. Yes, he says that I have got a position, the first position in ICS in Faisalabad. Can I get the scholarship? Yes, Azim, you can get a scholarship. आपकी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आप पोजीशन होल्डर हैं बोर्ड के अंदर, तो फिर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से ICS है, FSC है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, उसके अंदर अगर आपकी पोजीशन है तो फिर आपको फास्ट स्कॉलरशिप ऑफर करता है और आगे आपको 3+ GPA मेंटेन करना होगा। These were the questions related to admissions. Now coming back to our topic, career के बारे में इब्राहिम भाई हमने बात की है। There's another thing, there's a buzzword जो कि बहुत पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। वो सब लोग बोलते हैं कि पैशन आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, पैशन के साथ काम करो, अपना पैशन ढूंढो, अपना ज़िंदगी में आने का, दुनिया में आने का मकसद ढूंढो, फाइंड योर पर्पस। तो ये पैशन क्या चीज़ है और ये इतना क्यों लोग बोलते हैं इसके बारे में? ये एक तो खैर काफ़ी फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाएगी मुनीस, लेकिन मैं इसके बारे में क्विक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पर, मैं एक्सपीरियंस उस पर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देता हूँ। हर वो काम जो करने में आपको मज़ा आता है, हर वो काम जो कि आप करते हुए इंजॉय करते हैं, वो आपके लिए जो है वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर आप वही काम बार बार करते रहना चाहते हैं, वो आपका पैशन होता है। अनफॉर्चुनेटली जब आप पाकिस्तान, और इसका पाकिस्तान में बहुत से लोगों से पूछते हैं तो उनका पैशन जो है ना वो आप पूछेंगे तो हमेशा मजाक में डाल देंगे। मेरा पैशन तो सोना है क्योंकि मुझे सोने में बहुत मज़ा आता है, मेरा पैशन शॉपिंग है, मुझे शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, थिंग्स लाइक दैट। सीरियस उसका आंसर नहीं है। पैशन वो क्या है, मेरा इसका बड़ा आसान सा जो है सवाल होता है, मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, ऐसा कौन सा काम है कि अगर मैं दिसंबर की सख्त ठंडी रातों को, जब धुंध भी पड़ी हो, मैं आपको रात को 2 बजे फ़ोन करके कहूँ कि यार मुझे से काम कर दो, तो आप गर्म रज़ाई से छलांग मार के बाहर निकलेंगे और आप वो काम करना शुरू कर देंगे। डेट इज़ योर पैशन। वो कौन सा काम है जो आप जून जुलाई की सख्त तपती हुई गर्मी में भी बड़े हंसते खेलते हुए करेंगे। आपको बहुत से पैशनेट मजदूर भी नज़र आएंगे जो कि आपको लग रहा होगा यार इस गर्मी में कैसे काम कर सकता है, लेकिन वो गप्पे लगा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, और आपको AC वाले ठंडे कमरे में सूट बूट पहन के लोग सड़े हुए नजर आएंगे। वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी टेंशन में होंगे। सो पैशन इज़ एनीथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग। जो आपका मकसद है, पर्पज़ है, अगेन वो आपके अंदर से आता है, वो आप और मैं नहीं बता सकते किसी को। हाँ, हम उनसे कुछ सवालात कर सकते हैं, हम उनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें हम उनको वो पैशन फाइंड करने में जो है उनकी मदद कर सकें।
इसी तरह से जब आप पैशन की बात करते हैं कि हम इसको कैसे, मकसद को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसका बड़ा आसान हल एक तो मैंने आपको सवाल की सूरत में बता दिया। दूसरा ये बता दिया कि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, ऑब्जर्व करें, अपने पैटर्न्स को देखें कि आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं। आपने देखा होगा बहुत सीरियस घर में सिचुएशन चल रही होगी, लेकिन आपके कुछ हमारे रिलेटिव में, कजन्स में, दोस्तों में लोग होंगे जो पबजी खेल रहे होंगे। अब तो खैर वो बैन हो गई। अच्छा, अब जब हम पबजी देखते हैं तो उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि इसको गेम खेलने का शौक है। ये एक चीज़ है, बट पैशन इज नॉट दैट। आप देखें, जब आप पबजी गेम खेल रहे हैं या कोई भी ऐसी गेम खेल रहे हैं, तो आपको उसमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको अपनी टीम को लेके चलना है, आपको अपने दुश्मन का पता होना चाहिए, आपने उसको मारना है, आपको डिफेंस आना चाहिए। अब ये सारे वो स्किल सेट हैं जो आपके और मेरे अंदर वो ये सलाहियत होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन इज, हर वो काम जहाँ पे स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे प्लानिंग है, जहाँ पे टीम वर्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे अपना डिफेंस और अटैक इन्वॉल्व है, ये वो चीज़ें आपके वो पैशन में आ सकती हैं। हम हमेशा कहते हैं, फॉर एग्जांपल, इसको लिखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा, वो जो जब लिखता है तो क्या वो ऑब्जर्व करके करता है, उसको मज़ा आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दुनिया के या लोगों के दर्द को निचोड़ के लिए अपनी लिखाई में लेके आता है या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। So passion is anything that you enjoy doing and you want to do it like for 7 days a week, 12 months a year and 365 days a year. कि मतलब आपको 24/7 आप जो करने में आप खुश रहें। ऑब्वियसली उसमें ब्रेक्स होती हैं। आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्समैन को उठा के देख लें, बिजनेसमैन को उठा के देख लें, आर्टिस्ट को उठा के देख लें, सिंगर्स को उठा के देख लें, उनका पैशन उनका काम था, क्योंकि वो वही करते थे और उनको उसी में मजा आता था। नुसरत फ़तेह अली खान साहब फैसलाबाद की बहुत बड़ी और पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम। उनके बारे में कहा जाता है, मैं एक दफ़ा अमानुल्लाह खान साहब मरहूम का इंटरव्यू सुन रहा था, कहते मेरी 35 साल की 35 ईयर्स की एफिलिएशन थे खान साहब से। कहते मैं 35 ईयर्स में जब भी खान साहब को मिलने गया तो यहाँ वो आराम कर रहे होते थे, यहाँ वो खाना खा रहे होते थे, यहाँ वो गा रहे होते थे, रियाज कर रहे होते थे। कहते मैंने उनको चौथा काम करते हुए नहीं देखा। जिसने मिलना है उधर ही आके मिलना है, जो गपशप होनी उधर ही होनी है, लेकिन वो यही 3 काम करते थे। तो वो काम जो आप पूरा साल कर सके, हर रोज़ सुबह उठ के खुशी से कर सके। आपके मेरे म्यूचुअल दोस्त हैं हैदर, तो वो कहते हैं कि वो अगर आपको सुबह 8 बजे उठने में तकलीफ ना हो कि आज मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस क्लास में जाना है, या मैंने आज मैंने ये काम करने इस दफ्तर में जाना है, तो इसका मतलब है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। जब आपको अपना काम बोझ मालूम होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि शायद आपका पैशन उससे या तो उसकी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, ट्यूनिंग की ज़रूरत है, या आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करें। ओके, हमारे पास पहला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अफाक ताहिर इज आस्किंग, he says I want to be a model and I want to be a live streamer like making vlogs and gaming. अब ना इंटर के बाद वो पूछ रहे हैं कि मुझे किस फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। अफाक मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत छोटा सवाल है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सोचता कि मुझे मॉडलिंग पसंद है, मुझे लाइव स्ट्रीमिंग वीलॉग्स पसंद है, मैं ये भी करना चाहता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाना चाहता हूँ, फिल्म भी बनाना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म भी करना चाहता हूँ। ये एक बड़ा ख्वाब है। थोड़ा सा बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो ये काम तो कर लोगे, उसके साथ साथ 2-3 और अच्छे काम भी कर लोगे। तो अब सवाल ये है कि फिर मैं क्या करूँ। आपको फिल्म मेकिंग पढ़नी चाहिए, आपको जर्नलिज्म पढ़ना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पढ़नी चाहिए। अगर आप फुल, इसका बड़ा आसान हल है कि आप सबसे पहले इंटरनेट पे रिसर्च करो कि जो स्किल सेट चाहिए इस काम के लिए। सिर्फ मॉडलिंग और वीलॉग्स में अगर फंस जाओगे तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए इस काम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉडलिंग के लिए, आपकी एज, आपकी लुक्स की इंपॉर्टेंस होती है, जिसके लिए बहुत से लोग बहुत से प्रोसेस से गुजरते हैं। वीलॉग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका और मेरा कंटेंट है कि लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। कंटेंट नया क्रिएट करना मेरी जान बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप कर सकते हो। सो उसकी टेक्निकलिटीज मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में से आप जितने भी वीलॉगर्स उठाएं, उनको अगर आप एक साइड पे रखें और अगर आप मोरू को एक साइड पे रखें, तो आपको खास डिफरेंस पता लगेगा उसकी एडिटिंग में, उसकी साउंड क्वालिटी में, म्यूजिक को उसने किस तरह से ब्लेंड किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोफेशनली वो डिग्री पढ़ी हुई है। वो बाहर से पढ़ के आया था, आप यहाँ से पढ़ लें। इस्लामाबाद में 2 सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, लाहौर में करती हैं, और भी जगहों पे करती हैं। अब तो मीडिया, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज 1-1 साल के डिप्लोमास भी ऑफर होते हैं, प्रॉपर डिग्रीज भी ऑफर होती हैं। तो फाक उसको देखो, अपने कंटेंट पे काम करो। कंटेंट तुम्हें जो है ज़िंदगी से आसपास से मिलेगा।
तो मेरी तुम्हें एक एडवाइस ये होगी, टेक इंटरेस्ट इन लाइफ एंड पीपल. द बेस्ट पार्ट इज देयर इज लाइफ ऑल अराउंड यू एंड देयर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. तो आप जब इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे तो आप देखोगे लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस कुछ चीज़ में खुश होते हैं, किस में उदास हो जाते हैं. लाइफ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो और उसको अपने कंटेंट के ज़रिए क्रिएटिवली एनिमेशंस के साथ, वीडियोस के साथ, म्यूजिक के साथ, अपने वॉइस ओवर के साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ अपने वीलॉग और शॉर्ट फिल्म्स में पोर्ट्रे करो. थैंक यू इब्राहिम भाई. एक और क्वेश्चन है फाक का, वो आप पूछ रहे हैं कि एलएलबी के लिए कोई यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें अगर उन्हें. एलएलबी तुम क्यों करना चाहते हो मेरे भाई? अगर आप अभी भी लाइव हो तो प्लीज़ अफाक इस सवाल का जवाब दो कि तुम एलएलबी क्यों करना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू परस्यू मॉडलिंग, और इफ़ नॉट मॉडलिंग देन एटलीस्ट वीलॉगिंग या फिल्म मेकिंग या डॉक्यूमेंट्रीज. पहले आप इसका जवाब दो, फिर मैं रिकमेंड करूँगा. पाकिस्तान में 3-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको भी पता होंगे, नहीं तो मैं बता दूँगा, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब दो. जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें इब्राहिम भाई, करियर पाथ पे आगे चलते हैं. तो अभी आपकी एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है जो कि अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर हैं और अब दे हैव अ बिग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम. खासतौर पे वो लोग जो कि मेरी तरह सेफ प्ले कर करके 12वीं तक आ गए थे कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करेंगे और आगे जाके हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी डिग्रीज की ऑप्शन होगी. अब वो उनमें से कौन सी डिग्री को ऑप्ट करना है, तो जो 12th स्टैंडर्ड का हमारा स्टूडेंट इस टाइम पे हमें देख रहा है, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस होगी? अच्छा, जो भी सुन रहा है या देख रहा है या बाद में देखेगा, तो अभी आप डिग्री की फ़िक्र छोड़ दें. जब आप जो है किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की या किसी भी फंक्शन में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, जब खाना होता है या आपके घर में दावत होती है, तो आप देखेंगे पूरा खाना जो है सजा होता है, एक मेज़ सजी होती है. जब आप दावत में किसी इवेंट पे होते हैं तो हम उसे बूफे का नाम देते हैं. बूफे के जो है आप बूफे में आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप पहली डिश खोलें और उसी में से अपनी प्लेट भर लें और उसको अच्छा खासा खा लें. हो सकता है उसमें दाल चावल बने, हो सकता है उसमें चिकन पड़ा हो, और आपने अपना पेट भर लिया. और जब आप दूसरी या तीसरी डिश पे ख़त्म हो गए तो आपको रियलाइज़ हुआ यार यहाँ पे तो और भी बहुत अच्छे खाने थे. चल, कॉन्टिनेंटल था, चाइनीज़ था, बारबेक्यू था, डिज़र्ट्स थे, लेकिन अब आपके पेट में जगह नहीं है. सो इसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप उस बूफे टेबल को जो है सर्कल कर ले, उसको ज़रा चक्कर मार ले, देख लें कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं. करियर भी ऐसे ही है. करियर में जो आपके पास चॉइसेस हैं, ट्रीट इट एज अ करियर बूफे, कि आप अपनी ज़िंदगी में से कोई भी ऐसी डिश अपने प्लेट में डाल के सारी उम्र खा सकते हैं. सब आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से पहले देखें कि ऑप्शंस हैं कौन कौन से. इसमें जिस तरह मुगीस ने पहले बात की थी, मैं उसी पे थोड़ा सा वापस जाता हूँ कि हम लोग पहले सेफ प्ले करते हुए 9th-10th करते हैं, ओ लेवल्स करते हैं, फिर ए लेवल्स या इंटर करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी. अच्छा, पहले ये तो कर लें, फिर आगे देखेंगे. सो आप उसमें ये करो कि आप सबसे पहले एनालाइज करो कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं. इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मीडिया, ये कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है. बिजनेस साइट्स पे अगर आप देखो, सप्लाई चेन, एचआर, मार्केटिंग, ये सारी कुछ फील्ड्स हैं. सबको एनालाइज करो, फिर देखो कि इनमें से आपका इंटरेस्ट क्या है. और जब आप अपना इंटरेस्ट देखो तो आप ये ना देखो यार मुझे बीबीए अच्छा लगता है, यार मुझे कंप्यूटर्स अच्छे लगते हैं, यार मुझे गेम बनाना अच्छा लगता है, यार मुझे डॉक्टरी करनी है. ये ना देखो, ये देखो कि क्या क्या स्किल सेट चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए. जिस तरह यहाँ पे आफाक ने एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि मैं ये क्या कौन सी डिग्री करूँ क्योंकि मैं वो वीलॉग्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ. तो इसी तरह से आप देखो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. आप कहते हो यार उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, उसमें पब्लिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, आप देखते हो कि उसमें जो है लिखना इन्वॉल्व है, कंटेंट की जिस तरह हम बात कर रहे हैं. आप देखते हो कि उसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, कि आपने एक चीज़ बना ली लेकिन उसकी कटिंग, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन इन्वॉल्व है. फिर उसको स्प्रेड करना, लोगों तक मैसेज तक पहुँचाना इन्वॉल्व है. अच्छा, ये सारे स्टेप्स हैं, इनमें से मुझे क्या चीज़ पसंद है, मेरे फेवरेट कौन से हैं, फिर उनको आप चूज़ करो. ये है टेक्निकल जवाब इसका मुगीस. और इसका सबसे जो आसान जवाब है देसी ज़ुबान में वो ये है. फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद डेवो टर्मिनल से आपको जो है चिनाब क्लब जाना है फॉर एग्जांपल, या सरीना जाना है. तो अब आप देखते हो दो ऑप्शन आपने, अब आपको ये पता है कि आपने एंड में किधर जाना है, दैट इज लेट्स से चिनाब क्लब. अब आप ये कहते हो कि अच्छा मेरे पास ऑप्शंस क्या है, यहाँ तो मैं यहाँ से रिक्शा ले लूँ, करीम बुक करा लूँ, या मेरे कोई फैमिली या फ्रेंड्स में मुझे पिक करें, या मैं वॉक करके चला जाऊँ, ये लेट्स जैसे, या मैं किसी से लिफ्ट ले लूँ. ये 5 ऑप्शन है. फिर आप इन 5 ऑप्शन में से एनालाइज करते हैं कि मेरे लिए कौन सी ऑप्शन सूटेबल है. तो आप कहते हो यार मैं करीम करवा सकता हूँ,
या मैं घर में से किसी को बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट नहीं लूँगा, वॉक करने की मेरे में हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, आपने देखा कि यार घर में अगर कोई बिजी नहीं है तो आपने घर वालों से रिक्वेस्ट की, वो आपके साथ चले गए, आपको ले गए। नहीं तो आपने क्रीम बुक कराई, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्रीम पे चले गए, अगर पैसे नहीं है तो घर वालों को बुला लिया। सो प्रोसेस में आप देखो, ये प्रोसेस इनसाइड आउट नहीं चलता, ये आउटसाइड इन चलता है, ये बाहर से अंदर आता है। आपको एंड गोल पता है कि मैंने इस जगह पे पहुंचना है, उधर पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या मीन्स हैं, उन मीन्स को देखें, फिर उसको इवेल्युएट करें कि उन मीन्स में से मेरे लिए फिजिबल कौन से हैं, मेरी एक्सेस में कौन से हैं, वो जो आपकी एक्सेस में है उनसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। सो आप एंड गोल की जब हम बात करते हैं तो हम 2020 में बैठ के ये बात करें, लेट्स जैसे आप 2030 का अपने जेहन में रखें कि अगर लेट्स जैसे इब्राहिम और मुकीस चाय के ढाबे पे बैठे चाय पी रहे हैं और हम कहते हैं यार तुम उज़ैर को जानते हो, तो मुकीस कहे कौन सा उज़ैर, जो कि ये, और आगे एक लाइन आए, तो वो जो है वो आपकी ब्रांडिंग है। वो उज़ैर जो कि गेम्स डेवलपमेंट करता है, वो उज़ैर जो माइक्रोसॉफ्ट में चला गया, वो उज़ैर जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा वकील बन रहा है, वो उज़ैर जो कि इसका टॉप मॉडल है, वो उज़ैर जिसकी अभी 2 शॉर्ट फिल्म रही हैं, आई डोंट नो। तो लोग आपके बारे में क्या बात करें, आप क्या सुनना चाहते हैं। असद उमर साहब का एक बड़ा अच्छा कोल है, वो कहते हैं कि आपने अगर लाइफ का पर्पस और पैशन आइडेंटिफाई करना है तो आप देखें कि जिस दिन आप मरेंगे उससे अगले दिन अखबार में आपकी हेडलाइन आएगी कि आज फलां शख्स इंतकाल कर गया। तो आप उस डिटेल्स में क्या देखना चाहते हैं कि जो आपके पीछे लोग रह गए हैं उस अखबार में क्या पढ़े खबर में कि आज ये जैसे उस्मान आज फोत हो गया, जिसने ये किया, इस तरह तालीम स्टार्ट की, उसके बाद ये किया वो किया, वो सारा आपके लिए आपका करियर पाथ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसको आउटसाइड इन देखें और फिर उसमें देखें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, कौन सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे, कौन सी चीज़ें जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, अपना एटीट्यूड बेहतर करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं, कौन सी ऐसी है जिसमें आपको दूसरों से मदद मांगनी पड़ेगी, और फिर उस सारी चीज़ों, उस प्रोसेस को चॉक डाउन करके आप उस फील्ड को, उस करियर को एक्सप्लोर करें। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि अभी वो क्या करें। बिल्कुल इब्राहिम भाई, मीनवाइल हमारा वो क्वेश्चन वापस आ गया। मैंने नाम गलत पढ़ दिया था, आफाक ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। हमारे पास एक और व्यूअर है हमाद नवाज चीमा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एलएलबी के लिए ओके। सो एलएलबी के लिए तो अगर तो आप बे एलएलबी या एमए एलएलबी हमाद करना चाहते हैं, सबसे पहले सॉरी आफाक और हमाद आपकी वीडियो में कंफ्यूज कर दिया। सो अगर तो आप सिंपल एलएलबी करना चाहते हो तो आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अच्छी ऑप्शन है, वो अच्छा आप ऑफर करते हैं, और उसके एफिलिएट्स बहुत से अदर कैंपसेस हैं जो कि आपको दूसरे शहरों में भी वो चीज़ ऑफर करते हैं। और अगर आप बैरिस्ट्री करना चाहते हो, भारत लॉ करना चाहते हो, यूके का लॉ पढ़ना चाहते हो और आपके फाइनेंसिस इजाज़त देते हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि आप बाहर जाके कर लो। सफ़र इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल लर्निंग। अगर नहीं है तो लाहौर, इस्लामाबाद एंड आई एम श्योर फैसलाबाद में भी बहुत ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपके लिए आपको एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। सो मतलब कि आप स्टडी फैसलाबाद में कर रहे होगे, लाहौर में कर रहे होगे, लेकिन आपको डिग्री जो है वो यूके की मिलेगी, तो आप वहाँ से भी एलएलबी कर सकते हो। सो ये आपकी प्रेफरेंस और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। हमारे पास एक और क्वेश्चन, लेकिन उसको लेने से पहले इसी से रिलेवेंट एक और क्वेश्चन है। वो ये कि इब्राहिम भाई, अब मैं जान चुका हूँ कि मैं इस स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहता हूँ। सपोज मैं BScs में जाना चाहता हूँ, या फिर जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैं LLB में जाना चाहता हूँ। तो आजकल के दौर में हमारे स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, कि मुझे वो डिग्री कहाँ पे करनी चाहिए। और अक्सर उस डिग्री के अंदर भी कुछ वेरिएशन होते हैं, जिस तरह से BScs में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं BS डेटा साइंस कर सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एंड अगेन देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग इट। तो एक तो कुछ तो फैक्टर्स वो हैं जो कि आपके पास फाइनेंसेस होते हैं, आपके पास आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है कि आप रिलोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड किए कि भाई हमने ये चीज़ कहाँ से करनी है? उसके कुछ तरीके हैं जो बड़े आसान है। लाइक आई सेड कि हर बंदे के पास जो है इस वक्त इंटरनेट, स्मार्टफोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चों के पास है, अगर बच्चों के पास नहीं है तो उनके पेरेंट्स के पास लाजमी है। आपको कंप्यूटर साइंस का शौक है, आपको डेटा साइंस का शौक है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शौक है, वर्चुअल रियलिटी का शौक है, आप मैकेट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, व्हाट है, बिजनेस करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस पे जाएं, आप यूनिवर्सिटी के उन कोर्सेज को देखें तो उनमें आपने सिर्फ 2 चीज़ें देखनी, उसके अलावा कुछ नहीं देखना।
फीस और ये रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये नहीं देखना, मेरे नज़दीक सेकेंडरी है। अगर मुझे अच्छी जगह से अच्छा मिल रहा है तो मैं वहाँ पे टूटी फूटी जगह पे भी रह लूँगा, क्योंकि वो 2 3 4 साल बाद चीज़ें मेरे लिए वापस आ जाएंगी अच्छी होगी। आपने जिन चीज़ों को कंसीडर करना है मुझे, एक तो सबसे पहले आपने फैकल्टी को देखना है कि कौन सी फैकल्टी ये कोर्स पढ़ा रही है, और दूसरा आपने देखना है कोर्स आउटलाइन। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी कोर्स आउटलाइन दी होती है। आई एम श्योर फास्ट ने भी अपने प्रोस्पेक्टस में या वेबसाइट्स पे दी होंगी कि जो भी कोर्स है, तो सबसे पहले आपने जिस भी फील्ड को चूज करना है उस फील्ड की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन देखें। उस कोर्स आउटलाइन को पढ़ाने के लिए कौन सी फैकल्टी है उस डिपार्टमेंट की, उसको देखें, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, उन्होंने जो डिग्री पढ़ी है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, शायद आपको हफ्ता 10 दिन लगेंगे, बट आई एम टेलिंग यू यू मेक अ ग्रेट चॉइस। अगर आपने हवा में तीर चलाना है तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो आपकी और मेरी किस्मत है। लेकिन इसमें बेहतर तरीका यही होता है कि आप कोर्स आउटलाइन को स्टडी करें और देखें जो कोर्स के कंटेंट्स हैं ये वो हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद आप देखें कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है क्या वो इस काबिल है कि नहीं है। मैं इस काबिल से मेरा हरगिज़ ये नहीं कह रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि वो पढ़ाने के काबिल नहीं है, लेकिन उस तरह के क्रीडेंशियल्स अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास वही कोर्स पढ़ाने के लिए फॉरेन क्वालिफाइड या फॉरेन एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, तो फिर आपको उसका जो है चुनाव करना चाहिए। फिर आप उनके देखें प्रोजेक्ट्स की और उनकी थ्योरी की कितनी वेटेज है, वो उस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। सो कोर्स आउटलाइन, फैकल्टी एंड देन ऑब्वियसली फाइनेंसेस, जोग्राफिकल लोकेशन, ये सारी कंसिडरेशन जो है होनी चाहिए। इधर एक हमारे पास मुझे सवाल आया है फिजा जफर का कि सर मेरा इंटरेस्ट मैकेट्रॉनिक्स में है और मेरी फैमिली प्रेफर करती है कि मैं BScs करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिजा बच्चे, आपको वो करना चाहिए जो आप करना चाहती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट CS में है तो आप करें, आपका इंटरेस्ट मैकेट्रॉनिक्स में है तो आप मैकेट्रॉनिक्स में जाएं प्लीज़। लेकिन आपका इंटरेस्ट मैकेट्रॉनिक्स में क्यों है, ये सवाल है जो आपके वालिदैन पूछेंगे। आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगी, जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, जब आप अपना इस पर थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैकेट्रॉनिक्स इस वक्त दुनिया में ऐसे खेल रही है, इतनी पुरानी ये चीज़ है, फील्ड है, और अभी तक दुनिया में ऐसे कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान में इसके ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और मैं इस फील्ड में इसलिए जाना चाहती हूँ, और फिर आपके जो रीजंस हैं। तो जब आप, और प्लीज़ कोशिश करें कि कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ स्पेसिफिकली 1-on-1 कन्वर्सेशन ज़रूर करें। आप उनको बताएं कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ या जानी चाहती हूँ वो इसलिए जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कुछ वो आपको गाइड करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ मुझे से एक मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स यूजली जो है ना वो भी सेफ प्ले करते हैं, लीन पार्ट पे लेके चलते हैं बच्चों को कि ये 24 साल तक इसकी डिग्री कंप्लीट होगी, और जब उसकी डिग्री कंप्लीट होगी 24 साल में तो उसके बाद वो जॉब पे चला जाएगा या चली जाएगी, फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, और फिर 60 साल तक या रिटायरमेंट या वफात, जो भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में पहली आ जाए। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है। तो जब भी बच्चा कहता है कि मैंने आर्ट्स में जाना है, मैंने मीडिया में जाना है, मैंने बिजनेस में जाना है, या मैं अपना स्टार्टअप करना है, या मैंने इंजीनियरिंग की किसी दूसरी फील्ड में जाना है, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद वो सेफ स्पेस से निकल रहा है, तो वो उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको पैम्पर करने के लिए थोड़ी सी इमोशनल डिस्कशंस भी करते हैं। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है अपने पेरेंट्स से 1-on-1 कन्वर्सेशन जरूर करें। मैंने अपने पेरेंट्स से ये लड़ाई 1.5-2 साल तक लड़ी, तब जाके उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं इस फील्ड में चला हूँ जिस फील्ड में मैं अभी हूँ। सो इसलिए आपको पेरेंट्स के साथ आप उनसे बात करें, आप और उनको बताएं अपनी रीजंस क्या हैं, और जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दें कि अगर आप मैकेट्रॉनिक्स करती हैं तो आप ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच सकती हैं, आपके लिए क्या स्कोप है और उसके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कैसे हैं। तो आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तानी फैमिलीज कभी मना नहीं करती, वो मना सिर्फ इसलिए करती है कि शायद यहाँ पे इसका काम ना हुआ तो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, वो करेगा क्या। तो इसलिए आप उसको ये चेक कर लें। फिजा ने दोबारा पूछा है कि सर मैकेट्रॉनिक्स के लिए बेस्ट यूनिट कौन सी है, तो आई थिंक आपके पास UET है, आपके पास जो है नस्ट है, आप इनको एक्सप्लोर कर लें, और भी मूवीज़ अगर आप ऑप्शन ऐड कर सकें। फास्ट अगर ऑफर करता है मैकेट्रॉनिक्स या मैकेनिकल तो भी आप प्लीज़ बता दें, और हम फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। फास्ट मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो ऑफर नहीं करता है, लेकिन जैसे इब्राहिम भाई ने UET और नस्ट का ऑप्शन दिया, देयर गुड ऑप्शंस। और आपको अभी अगर आप सुन रहे थे तो फिर आपको डिटेल भी बता दी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी सिर्फ अगर ढूंढनी है कि आप इस स्पेसिफिक फील्ड में किस यूनिवर्सिटी में किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स हमने आपको बता दिए हुए हैं कि आप उनकी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी इसके लिए ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं,
वो ये कि जब आपने किसी इदारे में जाना है तो आप अपनी रिसर्च तो अपनी तरफ से पूरी कर ही रहे हैं। आप इंटरनेट पे भी ये तमाम जो मटीरियल अवेलेबल है आपके पास, आप आउटलाइन देख रहे हैं, आप उनकी फैकल्टी देख रहे हैं, आप उनकी प्लेसमेंट्स देख रहे होंगे। उसके अलावा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई एलुमनाई किसी एलुमनस से मिल सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के, ओवर द फ़ोन या फिर आप फिजिकली वैसे वन ऑन वन मिल सकते हैं और उनके जो करंट स्टूडेंट हैं उनसे मिल सकते हैं, तो वो भी आपको इंसाइट दे सकते हैं जो कि शायद आपको पेपर पे या फिर आपको इंटरनेट पे ना मिले। जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी के कल्चर के बारे में बताएंगे, यूनिवर्सिटी की को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और एलुमनाई आपको एक पूरा कथ बता देंगे कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा वहाँ पे पढ़ने का, और आप ये भी जान लेंगे के साथ कि उस वो डिग्री करने के बाद स्कोप क्या है, वो एज प्रोफेशन में अपने जाके क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और वो आपको शायद बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। करंट स्टूडेंट्स हाउएवर आपको अभी जो करंटली फैकल्टी वहाँ पे एंगेज्ड है उसके बारे में शायद बेहतर इंसाइट दे सकते हैं। तो आई होप कि इसमें मुकेश आपको छोटी सी एक बात आपकी बात में ऐड करता जाऊँ। करंट स्टूडेंट से आप सिर्फ डिस्कस करें अबाउट इन्वायरमेंट, स्टडीज़ की ना करें, क्योंकि जब बच्चा खुद पढ़ रहा होता है ना तो वो हमेशा अपने इदारे को क्रिटिसाइज़ करता है। मैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर से लेके पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी सबके मैंने काम किया है। हर बंदा दूसरी यूनिवर्सिटी को अच्छा और अपनी को बुरा कहता है, और जो टॉप रैंक वाली है वो बाहर वालों को अच्छा और अपने वालों को बुरा कहते हैं। सो आप जब वो उनसे बात करेंगे तो वो आपको अपना बच्चों वाला लेंस या अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बताएंगे। तो आप कोशिश करें क्या एलुमनाई से जो आपने कहा उनसे बात करें, उनकी प्लेसमेंट्स देखें, बिकॉज जब बच्चा एक दफ़ा उस ग्राइंड से निकल जाता है और 2-3 साल मार्केट में धक्के खा लेता है और किसी सीट पे एडजस्ट हो जाता है, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं कि यार हम तो टीचर्स की बात नहीं मानते थे, या टीचर्स को बहुत ट्रोल करते थे, टीचर्स को बहुत तंग करते थे। आपने और मैंने भी आई एम श्योर ये किया होगा अपने अपने टीचर्स के साथ, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें पीछे की समझ आ जाती है कि यार ये जो होता रहा था वो मेरी बेहतरी के लिए था। सो आई थिंक करंट स्टूडेंट से सिर्फ आप इन्वायरमेंट की और फैसिलिटीज़ की बात करें, टीचर्स की और एजुकेशन की बात ना करें, क्योंकि वो आपको अपने लिमिटेड एक्सपोजर से बताएंगे यहाँ पे तो टीचर फेल कर देते हैं, अगर आप उनकी तारीफ ना करो तो फेल कर देते हैं, तो वो फिर आपके लिए शायद डिस्करेजिंग भी हो सकता है। बिल्कुल, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। फिज़ा, उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा आपके उसी क्वेश्चन से पर्सपेक्टिव में, कि पेरेंट्स आर डेफिनेटली नॉट योर एनिमी। इस टाइम पे अगर वो आपको अपोज कर रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं कि वो आप किसी और डिसिप्लिन के अंदर जाएं, तो दैट इज़ आउट ऑफ केयर फॉर यू। एंड और कुछ और फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, जिस तरह से अब आई ग्रेजुएटेड 4 years बैक, तो अब मैं अपने घर वालों से डिस्कस कर रहा था कि आई वांट टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी, तो स्टिल माय फादर वाज वरीड कि यार तुम दूसरे शहर जाके रहोगे, यहाँ पे घर का खाना मिलता है, तुम मेरे आंखों के सामने रहते हो, तो देयर इज़ ऑलवेज कंसर्न। तो कभी कभार ऐसा लग सकता है और स्टूडेंट्स को अक्सर ऐसा लगता भी है कि यार मैं जो चीज़ बोलता हूँ मेरे पेरेंट्स उससे अपोज ही करते हैं, उससे उलट बात ही करते हैं, मेरी बात तो नहीं मानी जाती, तो समटाइम्स दे आर स्केयर्ड। एक ये चीज़ भी होती है। अगर इब्राहिम भाई आप इस पे कमेंट कर सकें। पेरेंट्स, यस, पेरेंट्स यार उसमें आई डोंट नो इफ इट्स अ राइट मीडियम टू से दिस और नॉट, लेकिन ये मैंने बहुत से मॉर्निंग शोज पे बहुत सी पब्लिक के पेरेंट्स पे ये बात की है। पेरेंट्स समहाउ वो कंसर्न्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने एक सेफ्टी शेल बनाया होता है, सेफ्टी नेट बनाया होता है कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा ना, मेरा प्यारा, मेरा सोना, मेरा मीठा, मेरा दुलारा, उसको कुछ ना हो, जब तक वालिदैन दूरी हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो तब तक बच्चे भी उसी जोन में रहते हैं। जबकि बाहर के मुल्कों में 18 साल के बच्चे को घर से निकालने से जाओ, जाके मेहनत करो, कमाओ, ताकि उसको दुनिया का भी पता लगे, अपने वालिदैन की हुई कुर्बानियों का भी पता लगे, और अपने आप को बैलेंस भी कर सके अपनी पर्सनल प्रोफेशनल। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट तो पेरेंट्स लाइक वो पेम्पर करते हैं, फिर सिक्योरिटी इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जो मैं कह रहा था कि पता नहीं मैं कह सकता हूँ कि नहीं हुई है, अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा सेगमेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़ा करते हैं। वो कहते हैं ये मेरा प्राइस बॉन्ड है जिसपे मैं, ये एक लाइफ पॉलिसी है जिसपे मैं 20 से 22 साल तक इन्वेस्ट करूँगा, उसके बाद ये महीने का 50,000 1 लाख रुपया मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, जिसकी वजह से जो है ना वो सेफ प्ले कर रहे होते हैं कि यार डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, बिजनेस में चला जाए, ताकि वो एक सेफ मेरी जो इन्वेस्टमेंट है एक तो वापस आए, बच्चा अपनी जगह पे सेटल हो जाए, बच्चा अपनी लाइफ सपोर्ट कर सके और वालिदैन को कंट्रीब्यूट कर सके।
तो जब बच्चा उस प्रोसेस से निकलना चाहता है या कहता है कि मैं लीनियर पाथ पे नहीं जाऊँगा, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो फिर वालिदैन जो है वो थोड़ा सा इमोशनल उनका टच भी आता है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, नहीं कह रहे हैं सबको। सो जैसे आपने कहा वो आपके एनिमी नहीं है, वालिदैन भी जो बात करते हैं वो प्राइमरीली अपने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं। सो उसको भी प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। आपने उनसे ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, लेकिन उनसे दोस्तों की तरह गुफ्तगू ज़रूर करें, गपशप लगाएं, उनको बताएं कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो वो वालिदैन अपना सेफ्टी नेट भी आपके लिए तोड़ देंगे। तो और इसमें अच्छा किया मुझे साहब ने बात की, जो लोग ये सुन रहे हैं, आपने जाके अपने वालिदैन से बराए मेहरबानी कोई यलगार नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन जब आप उनसे बात करें तो आपने ये नहीं कहना मुझे ये डिग्री करने में, आपने ये भी नहीं कहना कि मुझे जो है बस सारी ज़िंदगी छोड़ दे, मैं जो करना होगा कर लूँगा या कर लूँगी। आपने जाना है और आपने जाके उनसे 6 महीने या 1 साल का टाइम मांगना है कि मुझे 6 महीने दे दें, मुझे 1 साल दे दें, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। और फिर आपके लिए ज़रूरी है कि उस 6 महीने में 1 साल में आप इतनी शदीद मेहनत करें कि आपको घर वाले के जा बेटे अगले 1 साल और ले लें, और फिर उस 1 साल में आप इतनी मेहनत करेंगे घर वालों को रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए और वो आपको आपके जो करियर आपने चूज़ किया उसमें जाने दें। सबसे बड़ा जो पेरेंट्स का या सोशली जो हमारा कंसर्न होता है वो पैसे का होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए बहुत से लोगों को लिखने नहीं दिया जाता, राइटर रह जाते हैं, पोइट्स रह जाते हैं, आर्टिस्ट रह जाते हैं, पेंटर्स रह जाते हैं, लिटरेचर के लोग रह जाते हैं कि इसमें तो कमाई नहीं है। सो अगर आपके वो जब 6-8 महीने का उनसे टाइम लेते हैं और आप शदीद किस्म की मेहनत करते हैं और आपका पे चेक आना शुरू हो जाता है, तो वही पेरेंट्स कहते हैं कि देखा मुझे तो पता था कि मेरा सोना मेरा दुलारा कुछ करेगा। सो इसलिए आप उसकी टेंशन ना लें, आप 8-10 महीने का उनसे टाइम ले लें और उसमें टका के मेहनत करें। आप फिर 1-2 छोटे-छोटे चेक्स पे आगे और कोशिश करें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में काम शुरू कर दें। बेशक महीने का 5,000 कमाएं, काम शुरू कर दें। आपके घर वालों को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो आप जो कमाओगे वो आपके एडिशनल पॉकेट में नहीं है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि बाय द टाइम आप ग्रेजुएट करोगे तो आपके इर्द गिर्द इंडस्ट्री में, मार्केट में लोगों को पता होगा कि यार ये एक बंदा है मुगीस, एक बंदा है इब्राहिम जो कि मार्केट में ये काम करता है, एंड दैट्स इट। उसी की बेस पे आपकी जॉब प्लेसमेंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मैं खुद चूँकि फास्ट का एलुमनाई रह चुका हूँ, तो मैंने देखा फास्ट में बहुत से इवेंट्स होते हैं, मुझे नहीं पता फैसलाबाद कैंपस का, लेकिन हमारे कैंपस में बहुत इवेंट्स होते थे, तो उसमें इंडस्ट्री के इतने लोग आते थे, हमें डायरेक्ट चांस मिलता था हम उनसे गपशप कर सकें। फिर उसमें होता है जब सेलिब्रिटीज़ या इंडस्ट्री के लोग आते हैं तो लोग उनसे पिक्चर्स खिंचवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, लेकिन कोई उनसे उनका विजिटिंग कार्ड नहीं लेता। तो आप में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, कोई इवेंट हो रहा है तो आपके जो इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनसे उनका विजिटिंग कार्ड ज़रूर लें। उस विजिटिंग कार्ड की बेस पे आप उनको बाद में ईमेल लिखें कि सर आपसे ये यूनिवर्सिटी में इवेंट पे मुलाकात हुई थी, आपसे सीखा, ताकि ऐसे लोगों को भी पता हो कि यार एक शख्स है जो कि ये काम करता है या करती है, ताकि आप जब ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपके पास बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हो। थैंक यू इब्राहिम भाई। इसके अंदर एक और चीज़ भी साथ में जो मेरे जहन में आई है वो ये कि हमेशा आपके पेरेंट्स में ऑब्वियसली एक जनरेशन गैप भी रहेगा, और दुनिया ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रही है। जब मैं 2016 में ग्रेजुएट होता और तब से लेकर अब तक फास्ट ने 3 से 4 डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स में नए ऑफर करना शुरू कर दिया, जिसका मैंने पहले भी यहाँ से नाम लिया था। तो बहुत कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो चीज़ आप लोगों के माँ बाप के पास है वो दैट इज़ एक्सपीरियंस। उन्होंने दुनिया देखी होती है और हमसे काफ़ी ज़्यादा देखी होती है। तो बेशक बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो चुके होंगे, लेकिन जब आप बैठ के एक रैशनल गुफ्तगू करेंगे उनके साथ तो आई एम श्योर दे विल कम टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नबील हसन एंड जुहेब खान, दे हैव द सेम क्वेश्चन। दे आर आस्किंग व्हिच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर बीबीए। आई थिंक डॉक्टर आफ्ताब मारूफ साहब ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है। फास्ट इन जनरल जो है बिजनेस बहुत अच्छा ऑफर करता है, बीबीए, एमबीए, और वो सिर्फ डिग्री की हद तक नहीं है। अगेन जिस कैंपस से मैंने पढ़ा वहाँ पे जिसका मैंने बताया इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते थे, हमारे बिजनेस इवेंट्स इतने ज़्यादा होते थे, एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स इतने ज़्यादा होते थे, एचआर की गैदरिंग्स होती थी, इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात होते थे, बच्चे बाहर जाके एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के इंटरव्यूज कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सी जो है ऑप्शंस है जो फास्ट आपको देता है। तो आई थिंक यस, फास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बीबी ऑफर। ओके इब्राहिम भाई, सिंस हम
सिर्फ फास्ट की बात नहीं कर रहे तो फिर अगर एक दो और यूनिवर्सिटी का भी अगर आप नस्ट अच्छा ऑफर कर रहा है, और अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं तो आई थिंक LSE लाहौर में, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम्स, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करें। और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके अपने बहुत ज़्यादा कंपटीशंस होते हैं, उनकी फैकल्टी ज़्यादातर प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस लोगों की होती है, तो वो आपको भी इंडस्ट्री साइड का पर्सपेक्टिव भी देते हैं। सो फास्ट, नर्स, लम्स, इस LSE, और अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो कराची में आपके पास IPA है। ओके, थैंक यू इब्राहिम भाई। अच्छा, BBA में ही एक और साथ में चीज़ बताता चलूँ कि फास्ट CFD के अंदर से डॉक्टर आफ्ताब ने भी बताया कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि फैसलाबाद के जितने भी यहाँ पे ख़ासतौर पर जो शेख बरादरी है, उनका फोकस यही होता है कि उनसे बड़े होकर बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द BBA प्रोग्राम ऑफर्ड बीइंग ऑफर्ड एट फास्ट CFD। उसके अलावा ये भी है कि स्टार्टअप्स भी हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने अपने स्टार्ट किए हैं, दे आर रनिंग सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी डिटेल्स आप हमारे पेज पे से भी देख सकते हैं। BBA से ही एक क्वेश्चन इब्राहिम भाई और निकलता है कि BBA की डिग्री क्या सिर्फ उसी को करनी चाहिए जिसके बाप का बिजनेस कोई बड़ा हो, या फिर उसने BBA करने के बाद लाजमी है कि बिजनेस ही करेगा, अदरवाइज फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता? अच्छा, ये आयरनी ये है, अगर आप BBA को ब्रेक डाउन करें तो ये है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, विच मीन्स कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं BBA करके, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटा सा कोर्स पढ़ाया जाता है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान, ये मेरी लिमिटेड नॉलेज हो सकता है, इवन आई थिंक फास्ट भी नहीं शायद ऑफर करता है कि आपको बैचलर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप या MS एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर होता है, जो है ही बिजनेस स्टार्ट करने पे। ठीक है, सो इसी तरह से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। अच्छा, फिर उसमें बहुत सी स्पेशलिटीज़ हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं, HR में, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप कंज्यूमर बिहेवियर में जा सकते हैं, आप सप्लाई चेन में जा सकते हैं, आप बिजनेस ऑपरेशंस में जा सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। सो इसलिए ये बहुत मल्टीपल रोल्स है। अगर ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन हो जाएगी तो मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन जब इंडस्ट्रियलिज्म का दौर शुरू हुआ, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज पैदा लगना शुरू हुई, तो तब लोगों ने सोचा कि अच्छा, कारोबार तो बना लिया, इसको मैनेज कौन करेगा, कौन सी चीज़ कितनी देर किस प्लांट से जाएगी, इसकी सप्लाई चेन क्या होगी, कहाँ से प्रोक्योर होगी, कहाँ पे किस तरह क्लाइंट्स तक जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो तब ये डिग्री इवॉल्व हुई BBA और MBA की, जो कि ये सारी चीज़ें देखते थे। तो आप उसमें स्पेशलिटी कोई भी रख सकते हैं, प्रोक्योरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई चेन्स, जो भी आपको HR। सो ज़रूरी नहीं है मूवीज़ के सिर्फ वही करे जिसने बाद में अपने बाप का कारोबार संभालना है, या वही करे जिसने अपना नया बिजनेस शुरू करना है। इनफैक्ट मज़े की बात ये है कि स्टार्टअप्स के लिए, टेक स्टार्टअप्स के लिए या जनरली स्टार्टअप्स के लिए सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल आर MBA पीपल, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है, वो हर चीज़ को उसी फिल्टर में लेके जाना चाहते हैं, और रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आपने भी फैसलाबाद चिन्यूट बेल्ट की शेख बरादरी की बात की, तो आप इनके बुजुर्गों की कभी आप तालीम उठा के देख लें, तो क्यों उन्होंने BBA MBA नहीं किया हुआ था। आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब जाके कोर्स ऑफर होना शुरू हुआ है कुछ साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले, कि सेकंड जनरेशन बिजनेस कैसे संभालें। अदरवाइज क्या होता था कि पुरखों ने बिजनेस खड़ा कर दिया, बच्चे आके संभालते थे तो बेड़ा गर्क कर देते थे, तो उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया। पाकिस्तान में भी इस तरह के कोर्सेज ऐसे नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंस है उस जैसी यूनिवर्सिटी भी कोई नहीं है। तो आप वो चीज़ अपने बड़ों से ज़रूर सीखें, लेकिन उसकी थ्योरी कि जो काम आपके बड़े कर रहे हैं उसको थ्योरी में क्या कहते हैं, वो आपको आपकी डिग्री बता देगी, BBA या MBA। लेकिन इसको शर्त ना बनाएं कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं BBA करूँ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया फ्रीलांसर से भरी पड़ी है, टेक स्टार्टअप से भरी पड़ी है, जिसमें इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट सारे बैठे हुए हैं। तो इसके लिए BBA एसेंशियल नहीं है। वो आपका को फाउंडर भी हो सकता है, या वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है जो आपके लिए कर सकता है। ओके इब्राहिम भाई, एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम थोड़ी देर तक लेंगे। एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो ये कि इब्राहिम भाई आपसे बात करते हुए मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है, आप बहुत सारी जगहों के एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर की भी, पाकिस्तान के अंदर की भी, और अपेरेंटली आपको फैसलाबाद के बारे में भी मेरे से ज़्यादा पता है, जहाँ पे आई वाज बोर्न हियर बाय द वे। तो एक ये चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, तो डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे आप तो प्रोफेशनल लाइफ में हैं,
लेकिन मेरे ख्याल से हर स्टेज पे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड अराउंड यू। अपने मुल्क में भी जाने, बाकी दुनिया में भी जाने कि भाई कौन से मुल्क में क्या किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, कहाँ पे किस तरह से बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, कौन सी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वो क्यों बेहतर हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानने वाली होती हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। कुछ हद तक इकोनॉमी के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि आप उसके अंदर हैं, आप बेशक किसी भी फील्ड के अंदर हों, उसके लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन रखना उसके करंट सिचुएशन के बारे में अच्छा होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास, इंटरनेट बीइंग द मेन वन। तो इंटरनेट के थ्रू हम कौन कौन से क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। एक मैं जो पर्सनली करता हूँ वो ये कि मैंने फेसबुक पे चंद पेजेस ढूंढे हुए हैं, जिसमें से कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, कुछ पॉपुलर लोग हैं जिस से पर्सनैलिटी के, जैसे मैंने स्टीव जॉब्स का पेज लाइक किया हुआ था, मार्क जकरबर्ग का किया हुआ था। उस तरह से अब जिस तरह से अभी पैंडेमिक है जो हमारा चल रहा है, उसके लिए मैंने जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है उसका पेज लाइक किया हुआ था, सिर्फ जानने के लिए कि उनकी कंट्री भाई फाइट कर रही है तो वो क्या क्या डिसीजन ले रही है। तो डिफरेंट पेजेस को मैंने लाइक किया हुआ। तो मैं अखबार शायद नहीं पढ़ता रोज़, और ना ही मैं न्यूज़ वेबसाइट रोज़ खोलता हूँ। तो जब मैं अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मीम्स देखते देखते साथ साथ ही मैं टेक्नोलॉजी की और दूसरी चीज़ें, खबरें हैं, वो भी देख लेता हूँ। तो एक तरीका तो मैं ये फॉलो करता हूँ। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानने के लिए क्या क्या रोज़ प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं? एक तो मोहित साहब ने इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर भी दे दिया, लेकिन मैं इसमें आपने पूछा क्या क्या फॉलो करें, तो मैं कह देता हूँ कि क्या क्या ना करें। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के गुजारिश है सबसे जो देख रहे हैं, कुछ भी फॉलो करें पर व्हाट्सएप को फॉलो ना करें। हमने पेंडेमिक टिकटॉक में और व्हाट्सएप को इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना दिया कि हमने ऐसे अपनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की कि आज आपकी गली के नुक्कड़ में एक लड़का जो बाल काटता है 100 रुपए के, वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता है। देखिए वो भी बता रहा था कि किस तरह से ये सारी साजिश है और पता नहीं दुनिया को। तो हम पाकिस्तानियों को सबसे पहले ये भी लगता है कि शायद अल्लाह ताला माफ़ करे, पूरी दुनिया बनी इसलिए कि वो पाकिस्तानियों को बर्बाद कर सके। हालांकि हमें आए हुए जुमा 8 दिन हुए, हर चीज़ में हमें लगता है हमारे खिलाफ साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जो है आप अपने क्रिटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल स्किल्स को जो है, या क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें। आप इंफॉर्मेशन सबसे लें, जो चीज़ आपको पसंद है उससे भी लें, जो चीज़ आपको नहीं पसंद उससे भी लें। जो शख्स आपको पसंद है, जो पार्टी आपको पसंद है, जो स्कूल ऑफ थॉट आपको पसंद है या फॉलो करते हैं, उनसे भी लें। जिनको नहीं करते, जिनसे आपकी डिसएग्रीमेंट्स है, उनसे भी इंफॉर्मेशन लें, उसको यहाँ पे प्रोसेस करें, फिर एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन की तरफ आए। बजाय इसके कि मुझे उसने कहा था, उससे पूछो जी मुझे तो उसने कहा था, उससे पूछो तो जी मुझे उसने कहा था। तो एक्चुअल फैक्ट्स किसी के पास नहीं होते। सो इसलिए जैसा आपने बताया, इसी तरह से आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, medium.com है जो बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा बताती है। इसी तरह से अभी चूँकि हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री पर्सनैलिटी एनालिसिस क्विज़ेस ले सकते हैं, जिस पे आप ये देख सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है। 16 टाइप्स की मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, मिक्स हैं, आप सोशल बंदे हैं कि आप अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आप जाएँ गूगल पे लिख के पर्सनैलिटी टाइप टेस्ट, और उसमें वो आपसे सवाल पूछेंगे, उस सवालों का जवाब दें, आपको एक रिजल्ट, एक आइडिया मिल जाएगा। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, medium.com, जैसा मैंने आपको बताया, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है। मज़े की बात ये है, अगर आप coursera.com पे जाएँ, edX.org पे जाएँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं, और उसके लिए कोई कैद नहीं है कि आप पहले बैचलर से इंटर करके आएँ। आप अभी बैठ के 4 हफ्ते का, 8 हफ्ते का घर पे बैठ के कोर्स ले सकते हैं। तो आप वहाँ से अपना इल्म बेहतर करें, ताकि आपके पास एक इंटरनेशनल इंसाइट भी आए, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आए, जबकि आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। सो इस तरह से तो कुछ चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें। एनालिटिकल स्किल्स को प्लीज़ प्रैक्टिस करें। आप अपने खुद आपसे सवाल कर लें कि यार लॉजिकली बात ठीक है या नहीं। जस्ट बिकॉज वो बात किसी उस बंदे ने की जो आपको पसंद है, तो डज नॉट मीन कि वो सही है। और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि आपके साथ बैठ के पॉसिबिलिटीज़ की बात नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं करते, ज़िंदगी की बात नहीं करते, आर्ट्स की बात नहीं करते, और वो सिर्फ आपके साथ जो है उन्होंने सिगरेट पी लिया, बोतल पी ली, जुत्ते मार ली, शुगर लगा लिया, म्यूज़िक चला लिया, सिर्फ यही काम कर रहे हैं, तो आपको अपने दोस्त बदलने की ज़रूरत है। आपको और मुझे जितना बुरा लगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। मैं आपको आज गारंटी से बताता हूँ, जिस दिन आप कुछ बन के इंशाल्लाह
तो यही वो दोस्त होंगे, वो कहेंगे मुझे तो पहले ही पता था मोगी से एक दिन कुछ करेंगे। अभी आपको सारे बुरा भला कहेंगे कि यार तू आता नहीं है साथ, तो क्या अपने आप को समझता है, तेरा एडमिशन हो गया तो तू लिफ्ट नहीं कराएगा। सो मेरे उस्ताद कहा करते थे, अगर तुम अपने दोस्त नहीं बदल सकते तो अपने दोस्तों को बदल दो, ठीक है। सो इफ़ यू कांट चेंज योर फ्रेंड्स देन चेंज योर फ्रेंड्स, नए दोस्त बना लो, ठीक है। सो और वहीं से बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ से आ रही होगी, जब आप उस कमरे में बैठे होगे, आप बेशक बोतल पीते हुए या हल्का सा म्यूजिक लगाते हुए, सिगरेट पीते हुए गपशप कर रहे हो, लेकिन अगर गपशप पॉसिबिलिटीज़ की एक्सप्लोरेशन की है, एक्सपेरिमेंट की है, नई इंफॉर्मेशन की है, रिलीजन की, पॉलिटिक्स की, फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, बिजनेस की, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, लिटरेचर, ये सब पढ़े, किताबें आपके पास हैं, ये इंटरनेट पे पढ़ी हैं, ओल्ड बुक शॉप पे पढ़ी हैं। कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो डॉक्टर अमजद साकिब जो फुवत के हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी किताब लिखी, कामयाब लोग, वो किताब पढ़ें। उन्होंने लिखी, उन्होंने चनियोटी शेख बरादरी के लिए कि ये चनियोट फैसलाबाद जंग की जो मिट्टी है, इसमें ऐसी क्या बात है कि जो शख्स इस मिट्टी को हाथ लगाता है सोना बन जाती है। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, बड़े बड़े जो इस वक्त कंपनीज है उनके पुरखों की, उनके फोर फादर्स की, उसको पढ़े। किताबें ज़रूर पढ़े और हर तरह की पढ़े, सिर्फ मोटिवेशनल किताबें ना पढ़े, सिर्फ मोटिवेशनल स्टेटसेस ना देखें, सिर्फ मोटिवेशनल टिकटॉक ना देखें, हर तरह का लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, हर तरह की चीज़ पढ़े। रोजलिन रोज ने एक सवाल पूछा है मुगीस, और आई डोंट नो कि आपका एक्चुअल नेम है कि नहीं, बट पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। तो हर वो चीज़ जो आपको आती है उसका स्कोप ही स्कोप है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अगर आपने सिंपल बीए भी ऐसा किया है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है और 2 मिनट बाद आप अपनी रिसर्च, अपने फैक्ट से, अपने अंदाजे बयान से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। बजाय इसके कि आप ऐसे डॉक्टर बन जाएं कि आप हर ऑपरेशन में मरीज मारना शुरू कर दो, तो आपके क्लिनिक में कोई नहीं आएगा। सो इसलिए उसका इंडस्ट्री का स्कोप नहीं होता, आपके और मेरे स्किल्स का स्कोप है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एज वी गो फॉरवर्ड हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हर चीज़ मोबाइल पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है, बहुत स्कोप है। फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है। अब मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली किस स्पेशलिटी की तरफ जाना चाहती है, लेकिन अगर आपको इस पर गिरफ्त है, कमांड है, तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप है, उसकी टेंशन नहीं है। इब्राहिम भाई एक और क्वेश्चन है, जुबैर पूछ रहे हैं कि वो सीएस ग्रेजुएट, एज ए सीएस ग्रेजुएट, क्या उनको ग्रेजुएशन के फौरन बाद अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहिए या फिर वो पहले इंडस्ट्री में जाएं, थोड़ा एक्सपीरियंस लें और उसके बाद? हाँ, तो अगर तो अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो फिर तो मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट 6 महीने किसी इंडस्ट्री में जॉब कर लो। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएट होने में भी 1 या 2 सेमेस्टर है, तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर दो। वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि अगर आप यूनिवर्सिटी डेज में अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, तो उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको घर वालों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आपको अपने स्लीप टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट पे, फैमिली गैदरिंग्स पे टाइम कट आउट करना पड़ता है। लेकिन आपके पास 6-8 महीने होते हैं कि आप कोई रीजनेबल सी चीज़ बना लेते हैं, जो कि बाद में ग्रेजुएशन के बाद आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, तो 6 या 8 मंथ्स का अपने आप को टाइम दो, ज़ुबैर, इंडस्ट्री में काम करो। और काम इसलिए ना करो कि मुझे आगे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, काम इसलिए करो कि मैं इंडस्ट्री में चीज़ें ऑब्जर्व कर सकूं, एक्सपीरियंस कर सकूं कि काम होता कैसे है, क्लाइंट को ईमेल कैसे लिखी जाती है, रिक्वायरमेंट्स कैसे इकट्ठी की जाती हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं, मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, मेरा बोलचाल कैसी होनी चाहिए, मेरा एक्सेंट कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे जो है जार्गन्स आने चाहिए, राइट। तो फिर आप काम वही करोगे जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा जहाँ पे आप हायर हुए हो, लेकिन उसको प्रोसेस करने का तरीका आपके लिए बदल जाएगा। तो आप वो 6-8 महीने में इतना कुछ सीख लोगे कि जब आप अपना काम स्टार्ट करोगे तो आप वो सारी लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मेरा साथ कहा करता था कि वर्क फुल टाइम ऑन योर जॉब एंड पार्ट टाइम ऑन योर लाइफ। तो जो आप उसका स्टार्टअप है, अगर आपके पास 9 से 5 की नौकरी है, लेकिन यहाँ अगर आप फ्रीलांसर और आप यूएस टाइम के साथ काम करते हो, रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक की अगर आपके पास नौकरी है, जो भी आपके पास टाइम है, आप वो काम करो। उसके बाद 2-3 घंटे आराम करो, टीवी देखो, खाना शाना खाओ, फ्रेश हो। उसके बाद 2-3 घंटे अपने स्टार्टअप को दो, चाहे आप जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सो वर्क फुल टाइम ऑन योर जॉब एंड पार्ट टाइम ऑन योर लाइफ। और फिर ऐसा ऐसा आप देखोगे 6-8 महीने में आपका अपना पार्ट टाइम बिजनेस इतना आपको देना शुरू कर देगा जितना आप फुल टाइम कमा रहे हो। तो आप फुल टाइम छोड़ दो और अपना काम शुरू करो। लेकिन इस सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व इस लेंस से करो कि कल को ये चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करनी है, अगर अच्छी हो रही है तो एज इट इज इंप्लीमेंट करो,
अच्छी नहीं हो रही है तो देखो कि यार मैं कुछ भी करूँगा पर ये नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू इब्राहिम भाई। एक क्वेश्चन पहले से पूछा गया था जो कि ऊपर चला गया है। वो क्वेश्चन ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BSc के अंदर क्या डिफरेंस है, और उनकी क्या जो इंडस्ट्री के अंदर जॉब का स्कोप है क्या वो सेम है। तो मोस्टली यस, BSc इज ऑल्सो फोकस ऑन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज के BSc के अंदर चंद कोर्सेज होते हैं विच आर हार्डवेयर रेलेवेंट एज वेल, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपने हार्डवेयर के साथ हार्डवेयर को कैसे प्रोग्राम करना है, हार्डवेयर इक्विपमेंट के साथ आपने उसको किस तरह से उसको कोड करके उनसे अपनी मर्जी का आपने काम करवाना है। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्योरली फोकस ऑन मेकिंग सॉफ्टवेयर ऑन इट्स डिज़ाइन एंड ऑल। और जहाँ तक सवाल है आपकी जो जॉब मार्केट का, उसके अंदर डॉक्टर आफ्ताब ने आपको आंसर कर दिया, वो काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से। इब्राहिम भाई, CS की बात हो रही है, आपने भी CS किया हुआ है और फिर यू चोज डिफरेंट प्रोफेशन। तो एक सवाल ये है कि BS-CS किस बंदे को करना चाहिए, और चूंकि आपने चेंज भी किया बाद में तो फिर किसको नहीं करना चाहिए, ये भी बता दें, क्योंकि फास्ट BS-CS को ऑफर कर रहा है तो फिर मैं BS-CS से स्पेसिफिक पूछूंगा। अच्छा, किसको करना चाहिए? तो हर वो शख्स जिसको लगता है कि उसको करना चाहिए, जिसको कंप्यूटर का शौक है, गेम्स का शौक है, वेबसाइट्स का शौक है, ग्राफिक्स का शौक है, इलस्ट्रेशंस का शौक है, एनिमेशंस का शौक है, क्रिएटिविटी इन्हेंस कर सकता है, वो ज़रूर करें। अगर आप कंप्यूटर साइंस एज अ डिग्री नहीं भी कर रहे तो स्टीव जॉब्स ये कहा करता था कि हर बच्चे को ज़िंदगी में कोडिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेवलपर बन जाए, लेकिन आपको कोडिंग जो है सोचना सिखा देता है कि आपने लॉजिक्स कैसे बनानी है। तो स्टीव ये ऐसे ही है कि हर बंदे को लॉ का पता होना चाहिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर बंदा LLB करे। तो इसी तरह बिल्कुल। से कोडिंग का आपको ये फ़ायदा होता है। सो हर वो शख्स वो करे जो कि जिनके ये स्किल सेट है या वो चीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मैंने बताया। मैंने CS में इसलिए एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे वेबसाइट्स और गेम्स बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब मैं पहले सेमेस्टर में गया तो मुझे इस फील्ड का पता लगा, ट्रेनिंग का, और ये काम अच्छा था। इसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन वैसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों से बात करना, घुल मिल जाना, रिलेशनशिप्स मैनेज करना, लोगों के साथ साथ बना के रखना, ये चीज़ अच्छी लगती थी, तो मैं इस फील्ड में आ गया। किनको नहीं करनी चाहिए, अगेन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। स्टैंडर्ड जवाब ये है कि जिनका शौक नहीं है कंप्यूटर्स में या कंप्यूटर से एसोसिएटेड किसी भी चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर्स में अगर आपने कुछ करना है तो आप CS ही करें। हो सकता है आप डाटा साइंस में कुछ कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर रहे हैं। यस, वो CS में एज ए इलेक्टिव या एज अ कंपल्सरी कोर्स ऑफर होते हैं, बट डेफिनेटली इसमें डिग्रीज भी ऑफर हो रही है, तो आप उनको देख लें। सो मेरे चेंज करने की वजह ये थी कि मुझे अपनी कॉलिंग, मुझे अपना पैशन, अपना पर्पस लेट पता लगा और यूनिवर्सिटी में पता लगा। फिर मेरे घर वालों से भी बात हुई, सब कुछ हुआ, 18 महीने का प्रोसेस चला। मैंने डिग्री ज़रूर कंप्लीट की, लेकिन मैं उस फील्ड में चला गया जिसमें मैं जाना चाहता था। सो ये सब प्रोसेस है, जिसको जिस इन चीज़ का शौक है, मज़ा आता है, वो ज़रूर करें। और अगर नहीं भी आता, आई डोंट नो आप क्या कोर्स करिकुलम में, जब मैंने किया था तो आई थिंक हर सेमेस्टर, हर डिग्री के बच्चों को वो ICT ज़रूर पढ़ाते थे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें बेसिक कोडिंग होती थी। तो आई थिंक अगर आप वो करेंगे तो आपको ज़रा सोचना आ जाएगा, तो आप जब बाकी 7 सेमेस्टर लगाएंगे यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में भी लगाएं, तो आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। हो, थैंक यू इब्राहिम भाई। वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लास्ट 2 थिंग्स, एक आपने क्रिएटिविटी मेंशन की थी, तो ये क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है ब्रीफली अगर आप बता दें, और क्या ये सुनने में सिर्फ ये आता है कि भाई कोई क्रिएटिव बंदा है तो वो स्केचिंग कर ले या पेंटिंग कर ले, बस ये 2 काम कर सकता है वो। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्ट डिज्नी, जो डिज्नी स्टूडियोज़ का फाउंडर है, जिसने बड़े बड़े कार्टून्स प्रोड्यूस किए, उससे किसी ने पूछा कि क्रिएटिव शख्स कौन होता है, तो उसने बहुत ही सादा जवाब दिया और मैं आपको वही जवाब दूंगा। उसने कहा, हर वो शख्स जो समझता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, क्रिएटिव हूँ। बात करता हूँ। अब जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है तख्लीक कारी। क्या आप पे और मेरे में सलाहियत है कि हम कोई चीज़ तख्लीक कर सकें? और मैं ये नहीं मान सकता कि आप में और मेरे में किसी तरह की इतनी भी सलाहियत ना हो कि हम कोई भी ऐसी चीज़ तख्लीक ना कर सकें। हो सकता है वो उतनी सुलझी हुई ना हो, उतनी साफ ना हो, हमारे हाथ में उतनी सफाई ना हो, उसमें वैल्यू एडिशन वैसी ना हो, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है वो हर एक में ज़रूर होती है। सो तख्लीक कारी बेसिकली जो है ये मकसद है इसका, इसका मतलब है क्रिएटिविटी का। और हर वो शख्स जिसको लगता है मैं तख्लीक कर सकता हूँ, वो क्रिएटिव है। पाकिस्तान में आपने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के साथ जुगाड़ लगा के, जिसको हम पाकिस्तान, ओ अच्छा हुआ ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया, जिसको हम ज़्यादा ज़बान में जुगाड़ का नाम देते हैं,
गोरे पढ़े लिखे लोग उसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपने पंखे के आगे शलवार लटका दी है और उसे एक कमरे में आवाज़ जा रही है और दूसरे में भी जा रही है टांगों से, अगर आपने कपड़ा लटका दिया तो वो क्रिएटिविटी है। हम पाकिस्तानी उसे जुगाड़ कहते हैं। अगर आपने 2 कमरों में एक ही एसी लगा दिया, बीच में हल्की सी कवार तोड़ दिया, तो वो क्रिएटिविटी है, जिसकी आपने आई एम श्योर ये वाली तस्वीरें सारी देखी होंगी। तो हर वो काम जो जिसमें आपकी तख्लीक कारी की जो सलाहियत है वो निखरती है, वो बाहर आती है, वो क्रिएटिविटी है। और वो हर शख्स है। आपका और मेरा लेवल डिफरेंट हो सकता है, बट आप और मैं क्रिएटिव अपनी अपनी जगह पे ज़रूर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कितनी जल्दी कर सकते हैं? क्या हम ऐसे लोग हैं जिनके पास हर मसले का हल है, या जिनके पास हर हल के लिए मसला है? बाज़ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे कोई भी हल बताएं, वो आगे से मसला फिर भी बताएंगे। सो ये भी आप चीज़ों को कितनी जल्दी जो है मैनेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको कितनी जल्दी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। आप बात कितनी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों की बातों को परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है क्रिएटिविटी में शामिल होता है, और ये प्रैक्टिस से बेहतर होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सोचोगे, जितना इम्प्लीमेंट करोगे, बेहतर होगा। सोचा, किया, रिजल्ट आया, कामयाब हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसको प्रोसेस किया, फिर रिजल्ट आया, फिर प्रोसेस किया। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। ओके, बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम मिलता है, तो वो उसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो एक तो वो खुशी मिलती है, एक जो किसी और चीज़ में हमें नहीं मिलती। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि यार और क्या। मैं आपको बताऊं, मैं जो सबसे बेसिक डेफिनेशन वो आपको मिलता था ना, हर एक असाइनमेंट मिलती है, वो स्टार्स का पैटर्न होता है, जो कि आपको ट्रायंगल बनाना होता है, फिर पॉलीगॉन, हेक्सागोन सारे आपको बनाने होते हैं। मैं कभी वो भी नहीं बना पाया था, तो इसलिए मुझे वो खुशी नसीब नहीं हुई। आप खुशकिस्मत है, आपको नसीब होगी। मजे की बात ये, वो मुझसे भी कभी नहीं बना, लेकिन और बहुत सारी चीजें बना ली थी। उसके अंदर फिर ये कि वो उसको हम अब कहते हैं कि भाई ये जो हमने कोड बनाया है, ये एक प्रॉब्लम से सॉल्व करना है, दिस इज आवर आर्ट। क्योंकि वो हमने बड़े क्रिएटिव होके सोचते हैं कि भाई हमने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको कंसिडर करते हैं, एक एफिशिएंट रनिंग कोड जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो हम कहते हैं कि दिस इज आवर पीस ऑफ आर्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑन पेपर किसी कलर से तो आप आर्टिस्ट हैं। आप कंप्यूटर साइंस में भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप किसी और प्रोफेशन में भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन जुबैर का है, काफ़ी लंबा है। मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ लिया है जुबैर। अनफॉर्चुनेटली ये आपका बहुत टेक्निकल सवाल है, जिसपे आई थिंक मैं नीम नकीम खतरा जान बन के आपको जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ, ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब है, आप उनको सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एहसानुल्लाह साहब है, यूएसए हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं। अब इन दोनों को रीच आउट करें। आई थिंक वो आपको, हिशाम सरवर साहब हैं, वो आपको इसका ज़्यादा टेक्निकल और सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीएस और ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड सवाल है, और वो मेरी अनफॉर्चुनेटली एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैं ऐसे आपको गलत जवाब दूं और आप उसको पत्थर पे लकीर समझ लें, या आप कहें कि लोगों को तो कुछ पता नहीं है, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। ईशान सरवर, एहसानुल्लाह, डॉक्टर ज़िशानुल हसन उस्मानी, इन लोगों को आप इनको रीच आउट करें सोशल मीडिया पे, या इंटरनेट पे पढ़ें, या अपने टीचर्स को रीच आउट करें जिनके साथ मैं एमएस में इन्वॉल्व है, तो वो आपको शायद बेहतर गाइड कर सकेंगे। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको टेक्निकली बता सकूँ कि आप किस एल्गोरिथम पे जाओ, लिटरेचर पे जाओ। तो आई एम सॉरी। रोज़ का दोबारा कमेंट है, आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग बट पीपल आर सेइंग मेडिकल, तो हम मैथ वालों से कोडिंग नहीं होती, आपसे क्या होगा? तो प्लीज़ रोज़ ये बात बिल्कुल ना सोचिएगा, हम मैथ वालों से कोडिंग नहीं होती तो आपसे क्या होगी। हर बंदे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप मछली का अंदाज की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाते कि वो दरख्त पे कितनी तेज़ चढ़ती है। और अब इसी तरह से जो है हर परिंदे का, हर जानवर का, हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। सो आपको और मुझे इसको देखना है। आपको लगता है कंप्यूटिंग कर सकती हैं, एक तो ऑनलाइन कोर्सेज पढ़े, फ्री कोर्सेज हैं, उस पर कोई खर्चा भी नहीं है, घर में बैठ के करना है। घर की बात है, घर में रह जाएगी, आपके लैपटॉप और मोबाइल पे रह जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बेसिक कोर्स आप उठा लें, किसी भी इंट्रोडक्टरी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट्स पे भरे पड़े हैं, उनको कोडिंग करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। हर वो काम जो कि आपको और मुझे लगता है कि हर वो काम जो हम देखते हैं कि आजकल किसी ने यहाँ वाह क्या काम किया, वो कभी ना कभी किसी के लिए नामुमकिन था। तो आपको अपने इसी की मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटिंग का, तो आप ज़रूर उसको परस्यू करें। इसमें मैथ और बायो का कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी और मेरी लिमिटेशंस हैं। इस लिमिटिंग बिलीफ पे प्लीज़ ना आइएगा। सो आप जो है बराए मेहरबानी एक
ट्राई ज़रूर करें, ऑनलाइन कोर्स लेके चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको शौक है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप उसके लिए मेहनत भी कर लेंगे। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट मज़े की बात बताता हूँ, पाकिस्तान में बहुत से आजकल के नए लड़के लड़कियाँ, उनको मेहनत करने की बिल्कुल ही शौक नहीं है, लेकिन टिकटॉक के लिए आप देखें कैसी कैसी मेहनत करते हैं। उनके पास गैजेट्स भी हैं, छलांगे भी लगा रहे होंगे, एक्टिंग भी कर रहे होंगे, कपड़े भी ले रहे होंगे, डांस भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। तो ये इंटरेस्ट की बात है, पैशन की बात है, जहाँ से हमने शुरू किया। एंट्री टेस्ट के पैसे नहीं है, लेकिन रिंग लाइट लेने के पैसे हैं। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख उस्मान आमिर ने पूछा है, उसका क्रक्स है, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका गोल यहाँ पे ये होता है कि कंट्री से, मुल्क से बाहर जाके जॉब करना। जो बाहर जाके जॉब करता है उसकी बड़ी वाह वाह होती है, और वो कह रहे हैं कि बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है जो कि पाकिस्तान के बारे में सोचती है, और मोस्टली का जो उनका इंटरेस्ट है वो सिर्फ है थ्रू मनी ओनली। देखो उस्मान, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये कहने से पहले अच्छा खासा कमाल है कि तुम ये कह सको। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मेक श्योर यू हैव अर्नड इनफ ऑफ इट बिफोर यू से दिस। पैसा अगेन जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करता है। आपको मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये उन चीज़ों के लिए पे करता है जिसकी आपको और मुझे और आपके मेरे घर वालों को ज़रूरत है। अगर आपने सदका और खैरात भी करना है तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। आप इस्लामी तारीख उठा के देख रहे, वो सहाबा जिनके पास मालो दौलत थी, उन्होंने मीठे पानी के कुएँ आज़ाद कराए मुसलमानों के लिए, उन्होंने जंगों में, गज़वात में जो है कंट्रीब्यूट किया। अब तो इसलिए पैसा ज़रूरी है। हाँ, इसको सब कुछ समझ लेना, या इसको कामयाबी का मेयार बना लेना, या इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना, ये बहरहाल गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है। लेकिन ये आपकी एक ज़रूरत ज़रूर है। पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं, उनकी इज़्ज़त इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जाके आप और मैं टैक्सी चला लेंगे, पाकिस्तान में क्रीम नहीं चलाएंगे, वहाँ पे आप और मैं वेटर बन जाएंगे, यहाँ पे नहीं बनेंगे। कि किसी दोस्त ने देख लिया, रिश्तेदार ने देख लिया तो क्या होगा। होता ये है, वहाँ पे हम 1 रुपया कमाते हैं, पाकिस्तान हम 150 रुपया भेजते हैं, तो वो वादा हो जाती है। और वहाँ पे आप मेहनत मजदूरी करके गुर्बत में रह रहे होंगे, यहाँ पे लोगों को पैसे भेज रहे हैं, तो टेक्निकली यहाँ के लोग बाहर हैं, आप वहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि आप उन हालात में रह रहे हैं। सो वो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली पैसे की इज्जत ज़रूर है। आपको ज़रूरत 100 रुपये की है, आप 1000 रुपया कमाओ, 900 रुपया बांट दो गरीबों में, फलाही कामों में बांट दो, मरीजों को बांट दो, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों की तालीम पे लगा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको बहुत इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये चीज़ बेहतर करेंगे। इसमें डॉक्टर आफ्ताब जो डायरेक्टर है हमारे कैंपस के, वो भी ऐड कर रहे हैं कि अब आपको बाहर के मुल्क नौकरी करने के लिए बाहर के मुल्क जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर बैठे बाहर के मुल्क नौकरी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की आजकल दौर है, तो आप घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम, और डेफिनेटली जहाँ पे कोरोना ने, इस पेंडेमिक ने बहुत सारे रास्ते दरवाजे बंद किए हमारे पे, बहुत सारे नए दरवाजे हमारे पर खोले भी हैं। अब हमें ये भी पता लग गया कि हम घर बैठे बैठे भी घर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मसला ये है, हम घर में काम, आप घर का ही नहीं करते तो घर में काम कैसे करेंगे? दही लाने के लिए आवाज पड़ जाती है फिर। या जनाब उस्मान, आपने कहा कि वी शुड ग्रो पाकिस्तानी 90 फील्ड। यस, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए कि जहां आप बैचलर हायरार्की ऑफ नीड्स है, अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ो तो ये बहुत ऊपर की बात होती है। जब आप अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी और अपने मुल्क का सोचते हैं अपने से पहले, अदरवाइज आपको स्पेशली पाकिस्तान जैसे इकॉनमी में लोगों को ज़्यादातर अपने सर्वाइवल की जंग होती है, तो मुल्क के बारे में इतना नहीं सोचते। उनको होता है कि बस मैं किसी तरह कुछ बन जाऊँ, कमाल में निकल जाऊँ। बट मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ, होना बिल्कुल ऐसे चाहिए। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और अपनी सोच को थोड़ा सा परवान उनकी सोच चढ़े और वो उसमें बेहतरी ला सकें। इसमें मैं एक और एडिशन भी करना चाहूँगा, जो कि मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जिस टाइम पे आप काम कर रहे होते हैं और आप पैसे कमा रहे होते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन जिस टाइम पे आप पैसे कमा रहे होंगे और आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, और सपोज अगर आप कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, तो यूर कंट्रीब्यूटिंग टू योर कंट्रीज इकोनॉमी। तो आप अपने मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। अपने मुल्क का फ़ायदा करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि बॉर्डर पे जाके लड़ें, या फिर आप कोई और खैराती कोई काम करें। अगर आप काम कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं जिससे और फर्दर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप पाकिस्तान में एक बहुत
क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक कंट्री की इकोनॉमी चलती है, उनके लोगों की इकोनॉमी, लोगों से इकोनॉमी चलती है। और ये चीज़ मैंने देखी थी जिस टाइम पे पाकिस्तान के कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया के साथ, तो कुछ जगह पे मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तान की बात का वजन इंटरनेशनल फोरम पे शायद उतना नहीं था जितना इंडिया का था। और उसके पीछे एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू अस। इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, और जाहिर बात है जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कोई कंट्री कोई भी प्रपोजल आगे रखती है तो फिर उसके साथ ट्रेड रिलेशंस किस तरह के हैं, तो बाकी कंट्री उसको भी ऑब्जर्व करती हैं। उसके साथ एक और चीज़ भी थी कि हमारे सर हमें बोला करते थे, हमारे टीचर, कि आपको आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत जिंदा है, you're no good to Pakistan if you're dead। तो उस टाइम पे होता था कि भाई पेट्रियटिज्म था, तो भाई था कि जब मुल्क के लिए जान लगा देनी है, मुल्क के लिए जान दे देनी है, नहीं, हमें हमारे मुल्क को हमारे लिए हमारी जिंदा ज़रूरत है। तो हम जितना भी काम कर रहे होंगे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी। लेकिन येस, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर कंट्री, टू सपोर्ट आवर कंट्री, एंड उसके ऊपर एक पूरा एक और घंटे का सेशन हो सकता है सेपरेट। अगर इब्राहिम भाई बिल्कुल। और आई थिंक तो मैं लास्ट बात सिर्फ करना चाहूँगा बिफोर वी लीव, अगर आपको मौका मिले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, जो भी कोर्सेज लें, आई होप कि हमने जो डिस्कशन किया उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। लेकिन एक लास्ट एडवाइस ये है, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ साइकोलॉजी, फाइनेंस यानी अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, इन तीन, तो बेसिकली साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये दो कोर्सेज इलेक्टिव्स में अगर भी आपको ऑफर हो, फॉर एग्जांपल आप बीबीए नहीं करते, इलेक्टिव्स में भी ऑफर हो, तो प्लीज़ इन कोर्सेज को ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। इससे दो काम होंगे, एक आपको मैथ समझ आना शुरू होगा, कितना कमाना है, कितना लगाना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, बेसिक्स इकोनॉमी के। आपको इकोनॉमिक्स का गुरु नहीं बनना और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं बना, लेकिन साइकोलॉजी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आपकी इमोशनल नीड्स का, इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल क्वेश्चन का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो जब आप यूनिवर्सिटी के ग्राइंड से गुजर रहे होगे, आप रिलेशनशिप से, घर वालों से, सिचुएशन से जब ग्राइंड से गुजर रहे होगे, तो आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई। इसके साथ ही मैं सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आई लाइक टू थैंक इब्राहिम भाई फॉर स्टेइंग विद अस। उन्होंने काफ़ी टाइम दिया अपना, और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्यूरीज हैं जो उन्होंने पूछी हैं वो भी आंसर हो गई होंगी। अगर आप लोग ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो और फिर आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हम इब्राहिम भाई को रूट कर देंगे, और जो भी इब्राहिम भाई आंसर करेंगे तो फिर हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वापस भेज देंगे। एंड पे दिलशाद अकरम का एक क्वेश्चन है जो वो पूछ रहे हैं कि एडमिशन कंफर्मेशन के बाद लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी दिलशाद, आप एडमिशन कंफर्मेशन के बाद भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले कर दें तो फिर उसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ ही मैं आज का सेशन एंड करना चाहूँगा। जो हमारी आज डिस्कशन हुई है वो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्रूटफुल रही होगी। तो जो हमारा मैसेज रहा है आज का 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, एक्सप्लोर योर पैशन, अपना इंटरेस्ट जाने किसमें, उसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको जानें, उनको एक्सप्लोर करें। उसके बाद में टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, उनके साथ एक रैशनल गुफ्तगू करें, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो जो गुफ्तगू होगी वो फ्रूटफुल होगी। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू द व्यूअर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।